नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट यानी कि अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 और 25 का बजट पेश किया। हालांकि ये अंतरिम बजट है और जुलाई में फुल बजट आएगा। अब बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ महीने के बाद आम चुनाव है, ऐसे में आमतौर पर अंतरिम बजट में कोई नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लोक लुभावन वायदे नहीं किए जाते। हमने भी उसी परंपरा को जारी रखा है। बजट की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा। तो एक तरफ जहां सरकार बजट को मजबूत भविष्य की गारंटी बता रहा है, तो विपक्ष बजट को जनता के लिए हताशा और निराशा वाला बजट कह रहा है। में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, यह अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ, ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पर डालने का काम इस बजट में किया है। सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ लुभाने की तरीका निकल रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा बजट है। बेरोजगारी से रोजगार मिलने का बजट ही है क्या? ये गरीबों की रोजाना खर्चा करने की ताकत बढ़ाने की बजट है ये क्या? हमारे देश आज विश्व में 111 नंबर सूचकांक पर आ गए भूखमरी की सूची पे। उसको निदान पाने के लिए कोई बजट है क्या? इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। आज के बजट बहुत ही एक समृद्धिशाली और स्थायी सरकार की परिचायक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टार्टअप में नई जनरेशन के लिए जो सहज किस्ती में लोन की व्यवस्था, ये नए भारत की पहचान को दर्शाता है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल के रहते हुए भी ये काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में हो पाया। बहुत ही अच्छा बजट है। समाज के और सारे वर्गों को दिमाग में रखते हुए बजट बनाया गया है और उसमें ऐसी कई चीज़ें, हालांकि बजट ऑन अकाउंट था, फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि पूरा बजट नहीं है,
चुनाव के बाद पूरा बजट आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की चिंता की गई है, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर जो पुराने केसेस थे जो 10,000 और 25,000 की सीमा के अंदर, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको इसके नेट के अंदर लाया गया, इसके अंदर फ़ायदा पहुँचेगा। 1 करोड़ लोगों को तो ये फ़ायदा मिलेगा जिनको कोई भी नोटिस गया हुआ है 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की राशि के अंदर, उनके सब निरस्त कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहाँ पर इतने कम स्कोप के अंदर भी लोगों की चिंता करने का काम किया है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ईवी पॉलिसी हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो किसी भी विषय के हो, चाहे वो आयुष्मान भारत को आंगनवाड़ी वर्करों की सीमा बढ़ाने का काम किया गया हो। तो जो सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ चल रही हैं उनका दायरा बढ़ाया गया है, उनकी मियाद बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर के अंतरिम बजट था, बजट पेश कर दिया गया है। हालांकि बजट को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं और अब इसी बजट पर चर्चा करते हैं कि आखिर इस बजट से क्या हासिल हुआ है, विपक्ष के जो आरोप हैं उस पर जवाब क्या है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नेहा धवन जी हमको ज्वाइन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत है। रजवन डहीनवाल जी हैं हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजवन डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और अजय सिंघल जी हमारे साथ हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। अजय सिंघल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नेहा जी, सुबह से आप सबके रिएक्शन देख रही होंगी जब से ये बजट आया। आप लोग बता रहे हैं कि भाई ये जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट है, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आ रहा। विपक्ष ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, ठंडे मौसम में ठंडे पानी अरमानों के ऊपर जैसे डाल दिए हों। आप लोगों ने इस तरीके का बजट पेश किया है, कैसे इसको हम लोग देखें, क्या मिला है आम आदमी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथ में यहाँ पर अभी एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, आप उनके भी कमेंट्स लेंगे और जनता भी उनके कमेंट्स सुनेंगी। यहाँ जहां तक बात है विपक्ष की, तो उनको तो किसी भी बात से सहमत नहीं होना है, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। अगर वो सरकार के मत के साथ हामी भर देंगे या उनकी प्रशंसा कर देंगे तो फिर वो विपक्ष में कैसे रहेंगे। इस बात को भी जेन्युइन तरीके से जो है वो जनता समझती है। अंतरिम बजट की बात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये केवल 3 महीने को लेकर ही बजट पेश हुआ है। आज से पहले देश में लगभग 4 बार जो है वो अंतरिम बजट हम पेश कर चुके हैं और इससे पहले भी जो बजट पेश होते आए हैं, चाहे पी चिदम्बरम जी ने जो है पेश किया हो अंतरिम बजट, देखिए कि सभी जो पुराने समय में अंतरिम बजट पेश होता था, उस समय केवल और केवल जो 3-4 महीने की सरकार रहती थी उसके खर्च उठाने के लिए ही वो बजट को पेश करते थे। लेकिन हमारा लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल को लेकर नहीं है, हम लोग लॉन्ग टर्म गोल को लेकर सोच रहे हैं। ना ही हमने इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिस तरह से विपक्ष जो है वो हमेशा ये तीर फेंकता आया। अभी तक की, कल तक की जो डिबेट्स हो रही थी, यही तीर फेंक रहा था विपक्ष की, ये चुनावी जो माहौल है उसको कैश करने की कोशिश करेंगे, बजट में जो है ये लुभावने वादे करेंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुनाव हमारे लिए शॉर्ट टर्म गोल को लेकर हमने बजट पेश नहीं किया। हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि हम विकसित भारत बनाने की जो उम्मीद हमारी जगी है उसको लेकर हम चल रहे हैं और ये 2047 तक के भारत के निर्माण का बजट है। हमने इस अंतरिम बजट के माध्यम से ये राह स्पष्ट की है कि अगली बार लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार रहने वाली है वो किस ओर चलेगी। अगर कर की हम बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो देखिए 7 लाख रुपए तक का स्लैब किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी 10 साल के कार्यकाल में। उससे पहले 2.5 लाख तक स्लैब हुआ करता था, उसको 3 किया, 3.2 किया, 5 किया और उसके बाद 7 लाख किया। और उसको इस बार अंतरिम बजट में भी 2024-25 के बजट में भी हमने उसको सस्टेन किया है। जरूरी नहीं होता, देखिए कि कई बार ऐसा रहता है कि हम उस चीज को हर बार बढ़ा नहीं सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में भारत को विकसित बनाना है, बहुत सारे सेक्टर्स में बदलाव करने हैं, चाहे वो बुनियादी ढांचे की बात हो, चाहे वो मेगा स्ट्रक्चर्स की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य नेहा जी, देखिए इसकी टेक्निकलिटीज तो मैं समझ लूंगा क्योंकि अजय जी हमारे साथ हैं, वो उसको और बेहतर तरीके से बता देंगे, दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में भी वो समझाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो पॉलिटिकल आरोप लगते हैं ना, देखिए जब जैसे ही आपने कहा ना कि आप सारी चीजों को एक साथ लेकर के या देश के समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल कमेंट ये है कि भाई 10 तो बजट आप लोगों ने पेश कर ही लिए, इसको मिला लें अगर
9 पूर्णकालिक बजट आपने पेश कर लिए, जनता को आपने दिया क्या है? ये सवाल सुबह से हो रहा है, क्योंकि कई चर्चाओं में सुबह से मैं हूं, यही एक कांस्टेंट सवाल है कि 9 भी तो पूर्ण बजट आपने पेश किए ना, उसमें भी जनता को कुछ मिला नहीं। ये तो वैसे ही आपका अंतरिम बजट था, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं। कैसे इसको देखेंगे? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। देखिए, जहां तक बात है आवासीय योजना की, हमने बात की प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हमने 2 करोड़ अगले जो गरीब साथी अपने लेने हैं, जिनको मकान देना है, उनको हमने इंक्लूड किया है इसमें। हमने ये बताया आपको कि किस तरह से हम भारत में बचत जो है उसको बढ़ा रहे हैं। जो जनधन योजना के तहत जो है लगभग 34 लाख जो अकाउंट्स थे, उसमें 34 लाख करोड़ में हमने 2.7 लाख करोड़ रुपीस का बजट हमने किया है, जिसमें 55% भागीदारी महिलाओं की है। इसमें 55% अकाउंट होल्डर जो है वो महिलाएं हैं। अभी बात थी कि किस तरह से आयुष्मान योजना के अंदर हमने जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को, जो उनका स्टाफ है, उनको हमने इंक्लूड किया है। हमने ये बताया कि किस तरह से हम फिशरीज को जो है, किसानी में केवल पशुधन और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ हमने मत्स्य को जो है वो आगे बढ़ाने की बात कही है। और उस सेक्टर में हमने निवेश को बढ़ाया है, उस सेक्टर को हमने निर्यात को बढ़ाया है। और उसको बढ़ाने के लिए लगभग मैं आपको अमाउंट बताती हूँ, 20,050 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हमारा बढ़ा है। और पिछले दिनों जो है लगभग 1 लाख करोड़ की निर्यात जो है अब हम आगे इसको लेकर चल रहे हैं, यह हमारा टारगेट है। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स में हमने चीजें दी हैं जनता को, जो इस बात को समझते हैं। जैसा कि आपने अभी बोला कि हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो बहुत ही आसान शब्दों में जनता की नहीं, समझ बिल्कुल मैं में उनसे समझूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पॉलिटिकल बात होंगी तो इसलिए मैंने उस पर थोड़े से रिएक्शन आपके चाहे। मैं अब ढुल साहब का रुख करता हूँ। ढुल जी, नेहा जी तो बता रही हैं कि भाई देखिए, जो पहले हम लोग बजट पेश करते रहे उसी को एक तरीके से देखिए आगे बढ़ाते हुए, और वो तो इतना आश्वस्त है कि कह रही हैं कि भाई अब चुनाव होगा, हम जीत के आएंगे, हम ही पूर्णकालिक पेश करेंगे बजट दोबारा से। तो उसी का एक समझ लीजिए पार्ट है। और आप लोगों को तो जो कि विपक्ष में है, तो आप लोग तो ये कहेंगे कि इस बजट से कुछ हासिल नहीं हुआ। ढोल साहब, देखिए, विपक्ष के रूप में हमारी ड्यूटी है सरकार को ये बताना और सरकार से आशा रखना कि आम जनता के लिए कोई बेनिफिशियल चीजें लेकर के आए। जैसे डिबेट्स इन्होंने की हैं, तो उसी प्रकार की चीजें सुबह से चर्चाएं हम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी एक्सपर्ट की कमेटी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आएगी। लेकिन जो मुद्दा है, जैसे इन्होंने किसानी की बात करी, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सही मायने में क्या किसानों के लिए कोई चीज लेकर के आए? किसानों की डिमांड क्या थी? एक की भी एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, जैसे कि 2011 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था। हमने, विपक्ष ने नहीं कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने जो सौंपी थी रिपोर्ट गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा था कि एमएसपी को लीगल रूप दिया जाए। बजट के अंदर क्यों नहीं ऐसा किया गया? पॉइंट 2 जो है, किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई छूट, यहाँ नहीं तो तेल के अंदर कोई छूट हो, क्योंकि आपने मार्केट को सौंपा है उसको, पेट्रोल डीजल को, तो किसानों के लिए आपके अंदर आप बेहतर उसके अंदर छूट कर सकते थे। 2 नंबर 3, आप जो है किसान फसल बीमा योजना है उसके अंदर जो है उसके प्रीमियम को घटाने का काम कर सकते थे, नहीं आपने किया। नंबर 4, आप किसानों के अंदर केवल आपने मत्स्य के ऊपर आपने बात की, उसके अलावा जो विविधताएं जो किसानी की है उनके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। जिस प्रकार की हमारी डिमांड्स थी, अब मध्यम वर्ग की ले लीजिए, आपने टैक्स स्लैब को कहीं भी बदलाव करने का काम नहीं किया, जबकि एक ट्रेडिशन भी रहा है इसी प्रकार से कि डायरेक्ट टैक्सेस को जितना कम किया जाए वो ज्यादा बेहतर है। आप डायरेक्ट टैक्सेस को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब की बार आपने स्लैब्स के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, इसका मतलब जनता के ऊपर टैक्स की उतनी ही मार रहेगी। आपने उस पर तो नेहा जी का कहना है कि भाई 250 तो हम ही ले गए 7 लाख तक, और 10 सालों में हमने किया, स्लैब हमने बढ़ाया। पर कैपिटा इनकम कितनी थी उस टाइम? पीसीआई कितनी थी? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ना टैक्स स्लैब भी। अब ये करने की नहीं होगा। आप कर रहे हैं जनधन, क्या जनधन योजना के द्वारा जो खोले गए जो अकाउंट है, क्या जनता को कोई राहत है? कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अकाउंट आपने खोलने का काम किया है, क्या उसको सही मायने में? नेहा जी, आप नोट कर लीजिए ये पॉइंट, आप इस पर एक-एक का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये थोड़ा ना कि जनता के लिए कोई राहत है। आप बताइए कि कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपके पास में आया है? आप ये बताइए कि कौन सा अप्रत्यक्ष निवेश आपके पास में आया है, विदेशी निवेश? आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका एजुकेशन का बजट, आपका मेडिकल का बजट, आपका सड़कों का बजट। सड़कों के ऊपर आप बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बहुत ज्यादा फंड लेकर के आ रहे हैं, और यही कारण है कि भी हमने विदेश से कर्जा लेने का, बाहर से कर्जा, या तो लगा लीजिए कि 3 गुना इस देश के ऊपर कर्ज जो हो गया है पहले से, जो है 2014 से 3 गुना हो गया है।
155 लाख करोड़ हो गया है, तो ये कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमने बहुत लगाया है। सड़क के ऊपर आप टोल टैक्स लेने का काम करें, हर साल उन टोल टैक्सों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जब आप जो है सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को रिकवरी कर रहे हैं, तो ये लोन का जो अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है? सरकार बताने का काम करे। तो जो चीजें हैं, लोगों के अंदर कहना एक अलग चीज है, लोगों को राह देना एक अलग चीज है, और असलियत में जो आप डेवलपमेंट के वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बात करना अलग चीज है। सच्चाई ये है, बिल्कुल बोगस बजट है, जनता के लिए कुछ नहीं है। हाँ, वायदे हैं, भविष्य में करेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, हो जाएगी। बताइए कहां सी हुई है 2022 तक किसानों की आय दुगनी? मैं पूछना चाहूंगा कब हुई है? तो आपने कह दिया जी 2047 तक का, 2045 तक का बजट, ताकि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा कर सके भारतीय जनता पार्टी। ढोल साहब, आपका ये कहना है कि भ्रम पैदा करने वाला है, ठीक है। दहीनवाल जी, इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बजट से उम्मीद जनता करती है, और जब बजट पेश किया जाता है, हालांकि कल मैं सीएम साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, तो उसमें ये कहा था कि इस बजट से किसी प्रकार की उम्मीद करना ठीक नहीं है क्योंकि ये इंटरिम बजट है। लेकिन जब एक बात आती है कि ये सरकार बजट में ये कहती है कि इंटरिम बजट है और इससे उम्मीद करना, कल मैं मुख्यमंत्री जी के सुन रहा था तो उस पर एक अचंभा किया कि जब इंटरिम बजट अगर सरकार पेश कर रही है, तो 2019 में भी तो इन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, तो उन्होंने भी उस समय भी कुछ ऐसे ही लोक भावनाएं वायदे किए थे, लेकिन अब वो क्यों नहीं किए? पिछली बार तो जब इन्होंने किसानों के सम्मान में एक भत्ता दे दिया था, 6,000 रुपए किसान सम्मान भत्ता दिया था, तो इस बार भी तो कुछ ना कुछ दे सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये इसीलिए चीज बात आती है कि एक और आम जनता को एक डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी से मिलता है तो टैक्स में एक राहत होती है, जिसको हर आदमी ये सोचता है कि अगर डायरेक्ट टैक्स से अगर कोई बेनिफिट मिल जाए तो जनता को एक बड़ी राहत की बात कही जाती है कि कम से कम उसको कुछ तो राहत मिले। लेकिन अगर नई टैक्स स्लैब में और पुरानी टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर नहीं किया गया, तो सरकार ये मान चुकी है कि जनता को कोई राहत नहीं देनी, जो चल रहा है उसको चलने दो। एक बात आती है कि जब बजट हमारा 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था और आज 1,58,000 करोड़ का कर्जा है, तो ये चीजें कर्जा ही तो बढ़ा है ना। और विकास की बात अगर ये करते हैं कि हम देश को विकासशील बनाए जा रहे हैं, विकसित भारत की बात अगर कर रहे हैं, तो आप अब एक चीज बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है वो बताएं कि जिस देश में पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, और आज फिलहाल 80 करोड़ लोग जिस देश के 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो, क्या उस देश को विकसित भारत बनाने की बात की ओर अग्रसर करने की बात अगर कह रहे हैं, तो क्या वो जनता के गले से उतर जाएगी? जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो के अनाज के ऊपर डिपेंड है, और फिर देश के प्रधानमंत्री या उसके नेता मंत्री वो छाती पीट पीट कर ये कह रहे हैं कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। कैसा बनेगा विकसित भारत देश? इनको यही नहीं पता विकसित भारत बनता कैसे है, इस चीज के बारे में क्या करेंगे? जहां पर शिक्षा का बजट अगर जो मूल बजट है उसका 2% बढ़ा दिया, उसमें मान लीजिए, लेकिन क्या है 2%? कुछ भी नहीं है। जिस देश में शिक्षा के ऊपर बजट के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस बजट के, आपने भी देखा होगा कि कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, और अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, और उस एग्रीकल्चर के सेक्टर को इन्होंने इतना बड़ा सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी अगर इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं करना, तो ये चीजें, यही तो चीजें, छोटी छोटी चीजें सामने आती हैं। और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? जिस देश में बार बार ये कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2014 से 24 आ गया, 2 करोड़ रोजगार तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो बढ़कर 20 करोड़ रोजगार हो गए। इनसे पूछे कोई कि 2 करोड़ रोजगार तो आपने 2014 में और आज तक नहीं दिए हैं। आप हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, ये मेट्रो की बात करते थे, बुलेट ट्रेन की बात करते थे, आज तक धरातल पर कोई चीज नजर आई आपको? लेकिन मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा, ये लोग बार बार बात करते थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे। आज इनसे अगर कोई पूछे कि आपने 100 स्मार्ट सिटी में कोई तो पूरी की होगी, 100 में एक तो बता दो कि हमारी वो स्मार्ट सिटी पूरी हो गई। जनता इनके असली चेहरे को जान चुकी है, और जनता ये देख रही है कि ये हमें केवल और केवल भड़काने का काम करती है, बहकाने का काम करती है। किस प्रकार से बहकाएं? और उसके बावजूद ये बताइए, लोक लुभावन वायदे नहीं है, यही तो समझना है। सिंगल साहब कैसे देखें, क्योंकि पॉलिटिकल बातें आज भी हो रही हैं, लेकिन थोड़ा समझाएं लेमैन लैंग्वेज में कि ये क्या है इस बजट में, क्योंकि एक तो अंतरिम बजट है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बजट से क्या मिला लोगों को? देखिए, जब बजट आया है तो पॉलिटिकल बातें होनी स्वाभाविक है, राइट।
हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये फुल बजट नहीं है। बेसिकली जो एक गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो पूरे साल का होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का। जी जी। और हम सभी को पता है अभी अप्रैल में इलेक्शन होकर के और मई एंड तक एक नई गवर्नमेंट बनने वाली है। तो वो 2-3 महीने का जो समय है उसके लिए खर्चा कैसे होगा, क्योंकि ये बजट के गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको संसद पास करती है। तो संसद के पास किए बिना, अभी आपने सुना होगा 1-2 महीने पहले भी सुना होगा कि यूएस में अगर वो एक्सपेंडिचर पास नहीं हो तो यूएस गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। ये बहुत सारी कई बार न्यूज आती है। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो संसद को पास करने होते हैं। तो सिंस हमारे पास अब इलेक्शन ईयर है, तो अप्रैल में इलेक्शन में निकल जाएगा, फिर गवर्नमेंट को अपने आप को स्टैब्लिश करने में 1 महीना और लगता है। तो लगभग 3-3.5 महीने का खर्चा गवर्नमेंट को चलाने के लिए संसद से अप्रूवल चाहिए। अब आते हैं मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर। जैसे कि अभी मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं मैंने ये भी सुना है कि बजट बहुत पॉपुलिस्ट है। खैर ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर एज ए इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं, जितनी गवर्नमेंट दे सकती थी, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि ये बोर्ड ऑफ अकाउंट है, बजट नहीं है, फुल बजट नहीं। आज मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट ने 2 करोड़ हाउसिंग अनाउंस किया है। और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो सरकार नौकरियों का मतलब केवल सरकारी नौकरी से निकालते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल सरकारी नौकरी से निकालते हैं। अगर ये 2 करोड़ हाउस बनेंगे या 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनेंगे, ठीक है, तो ये इसके लिए मैन पावर कहां से आएगी? तो ये जितने भी आज तक मैं अपना ऑफिस चलाता हूँ, मेरे को तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट में घूम रहा हो। आज एक जॉब करता है ज्वाइन, वो दूसरे जॉब छोड़ कर चला जाता है, वो कि उसको दूसरे बेहतर जॉब मिल रही है। तो ये सब एक पॉलिटिकल गिमिक्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से भारतवर्ष में ऐसा कोई खास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। हर कोई आज अपनी आजीविका को जी रहा है। तो आज हम बात करें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर 38 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहे हैं, तो ये क्या मशीन बना रही है क्या, या कंप्यूटर बन रहे हैं? इसके 38 किलोमीटर पर डे हाईवे के लिए भी आप इमेजिन कीजिए कितने करोड़ मैन पावर उसमें लगेगी। ठीक है, आज मैं एक नया प्रपोजल इसमें मैं देख रहा था, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप। 1 करोड़ सोलर रूफटॉप मतलब ये घर घर में आप रूफटॉप लगा करके बिजली को जनरेशन करेंगे जी। तो इसमें कितनी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कितनी सेविंग होने वाली। इसमें हर हाउस होल्ड का लगभग 2,500 से 2,000 रुपए पर मंथ की सेविंग होने वाली है। तो ये जब सेविंग होगी तो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंस करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो चीज लेकिन सिंघल साहब, एक तो फिजिकल डेफिसिट को लेकर के बार बार सवाल उठता है, और दूसरा ये है कि जो कर्ज को लेकर के बात होती है कि भाई इतना कर्ज आप ले रहे हैं और कर्ज वाली इकोनॉमी है, भाई रीपे तो हमको ही करना है, टैक्स पेयर के ही पैसे से वो जाने वाला है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके आप समझा पाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बजट जो है वो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। ठीक है, इस साल वर्ष 2024 जो मार्च में समाप्त होने वाली वर्ष है, इसमें जो डेफिसिट है वो 5.8% उम्मीद है कि वो अचीव हो जाएगा, विद इन दैट वो अंडर कंट्रोल रहेगा। उसका मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की इनकम क्या है, इनकम के सोर्सेज क्या है, टैक्सेस है। जी जी। टैक्सेस में डायरेक्ट सोर्स टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनकम इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गई और अदर कस्टम ड्यूटी वगैरह आ गई, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इसके अलावा गवर्नमेंट की अदर रिसीट्स भी होती है, डिविडेंड्स वगैरह है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से जो प्रोसीड आती है वो इस प्रोसीड इसमें ऐड हो जाती है। इसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट को अपने डिफेंस के लिए खर्च करना है, एग्रीकल्चर के लिए करना है, सब्सिडीज देनी है, वो सारे एग्रीकल्चर की स्पेंडिंग में आता है। तो इसका जो डिफरेंस है, दैट मीन्स अगर हमारी घर की इनकम 100 रुपए है और 100 रुपए में 95 रुपए हम अपने जनरेट कर पा रहे हैं इनकम को, और सिर्फ 5% और 6% हम लोन ले रहे हैं, तो लोन ये मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लोन अमाउंट है। उस लोन को हम एज ए लाख की तरफ मत जाए कि वो 5 लाख करोड़ हो गया है, 10 लाख करोड़ हो गया है, उसको हम परसेंटेज टर्म से देखें। आज हम पिछले 10 साल के 20 साल के बजट्स को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा होता था, कहीं 7%, 8%, 9% तक गया है। तो आज हाँ ठीक है, इसको अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में सीतारमन जी ने कहा भी है कि इसको 2025 फाइनेंशियल 2025 में 5%
5.1% और 5.1 पर ले 2026 में जाएंगे इसको हम। 4.5% लाने का टारगेट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके आसपास गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको क्लोज करेगी इसको। ठीक है। नेहा जी, एक तो आप अपने पॉलिटिकल मेहमानों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि 19 का यहां पर जिक्र हुआ और उसका जो एंटरिम बजट था उसमें आप लोगों ने कुछ इस तरह की घोषणाएं की थी। इस बार इतना आश्वस्त हैं आप लोग कि आपको लगा कि नहीं, हमें इस तरह की कोई घोषणा की जरूरत नहीं है, जनता आपके साथ है? देखिए, इसमें नई घोषणाओं की जहां तक बात है, देखिए सबसे पहले तो मैं अजय जी की जो है अजय जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और निष्पक्ष होकर जो अच्छा था वो उसके विषय में रखी बात, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष जी, आपकी बात ये है कि जिस तरह से आप बात करें, जरूरी नहीं कि हर बजट में और जो है कुछ नई चीज लाई जाए और कुछ और इंक्रीमेंट किया जाए। उसको सस्टेन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे पहला बजट जो लाए थे वो इतना अच्छा बजट था जिसमें इतनी अच्छी घोषणाएं थी और उस पर हमने काम किया और उसको इस बार हमने डाउन नहीं किया है। हमने अगर इंक्रीमेंट नहीं किया तो उसमें हमने कोई चीज घटाई भी नहीं है, इसलिए इसको सस्टेन करना भी आज बहुत बड़ी बात है। अब मैं बाकी सबका भी जवाब देना चाहूंगी और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, जो आज इंडियन इकोनॉमी है वो 7% पर सस्टेन है, जबकि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो कभी 2% और कभी 2.1 तक जो है, आज अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी 2.1 पर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 7% पर सस्टेन रही है। ये भी बहुत काबिले तारीफ बात होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जीडीपी 2013-14 में जीडीपी जो है वो 113.45 लाख करोड़ रुपीस थी, लेकिन उससे बढ़कर अब 2022-23 में जो इसका था वो 272 लाख करोड़ रुपए थी जीडीपी, जिसका जो बढ़त थी वो लगभग 139% की जीडीपी में बढ़त थी। जब हम कर्ज की बात करते हैं आयुष जी, तो हमें कर्ज को जो है वो जीडीपी के अकाउंट पर भी देखना चाहिए, इसके आधार पर भी उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और जहां हम कर्ज की बात करते हैं, अजय जी अभी बात कर रहे थे कि जब देश में कांग्रेस के समय में 11 किलोमीटर पर डे सड़क का निर्माण होता था, वहां आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 38 किलोमीटर पर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेलवे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, 149 जो है एयरपोर्ट्स का, छोटे और बड़े एयरपोर्ट्स का आज संचालन हो रहा है। इस तरह के जो मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेलवे में हमने जो काम किया है, चाहे वंदे भारत ट्रेन बनाने की बात हो और चाहे नई ट्रेन नई पटरी बिछाने की बात हो और उसको विद्युतीकरण करने की बात हो, हमने जिस सेक्टर में काम किया है वो जनता को दिखा है। एक छोटी सी बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए भी काफी काम किया। कोरोना काल के बाद में जब एमएसएमई सेक्टर के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई तो नरेंद्र मोदी जी आगे आए, हमने बजट में उसका प्रावधान किया, उनको लोन देने का काम किया, कम रेट्स पर उनको लोन प्रोवाइड कराया, कम परसेंटेज पर लोन प्रोवाइड कराया। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आज निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला कि उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आगामी वर्ष से जो है नई शिक्षा नीति पर काम होगा, जिसके तहत हमने 7 लेकिन उस पर भी डहीनवाल जी का कमेंट था कि भाई देखिए, अब आप अगर एजुकेशन का ही बजट कम रखेंगे तो कैसे होगा भाई, एजुकेशन तो मेन फोकस होना चाहिए आपका। जी आयुष जी, क्योंकि मुझे सबका जवाब देना है तो मुझे कुछ सेकंड का समय और दीजिए। एक छोटी सी बात और बढ़ाऊंगी कि देखिए, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी। पर कैपिटा इनकम 2013-14 में 68,572 रुपए थी, लेकिन वो अब बढ़कर 98,374 हो गई। ये बढ़त 43.5% की है। हमने 1 लाख करोड़ का निर्यात जो है वो बढ़ा दिया है। हमने इनकम टैक्स की जो पद्धति थी, प्रक्रिया थी, उसको आसान किया। जीएसटी कलेक्शन को हमने डबल कर दिया। आज देश में जीएसटी कलेक्शन डबल है। कांग्रेस बात करती थी जीएसटी की, एक राष्ट्र एक कर की बात करती थी, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाई। लागू किया नरेंद्र भारत की बात जो कर रहे थे, इसका उत्तर देना चाहूंगा। बन पाएगा विकसित भारत, कैसे बन पाएगा? उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से स्वीकार किया। जो भी इंडस्ट्री से जीएसटी के विषय में फीडबैक आया, हमने उसको इंप्लीमेंट किया। जहां पर चेंजेस करने थे वहां चेंजेस किए। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, किसानों की बात हो रही थी, बस ये बात कहकर आप दूसरों का कमेंट ले लीजिएगा। किसानों की बात हो रही थी, देखिए 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक व्यक्ति को 6,000 जा रहे हैं, लेकिन अब तक हम जो है वो लगभग आई थिंक 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। 11.8 करोड़ रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में दे चुके हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको कम रेट पर उनको जो है
सहायता देश के 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर है, क्या वो देश इसका उत्तर एक बार मुझसे भी लेने कैसे नहीं करेंगे, पर वो जरूर बताना एक बार। डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। आ रहा हूँ ढुल साहब आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, फिर विकसित कैसे बनाएंगे? नेहा जी थोड़ा सा जवाब दे दें। के रूप में मुहैया कराते हैं। आप 80 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं जो राशन पर आधारित है, उनका पूरा जीवन उस राशन पर आधारित नहीं है। वो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको सहायता है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। जो उतने अमाउंट के राशन में खर्च होता है उसके अलावा वो अपनी उसको अपब्रिंगिंग में लगा सके, डे टू डे रूटीन लाइफ में लगा सके। और दूसरी बात, जहां आप किसान हितैषी होने की बात कहते आए हैं, अगर INLD और कांग्रेस किसान हितैषी थी, कबेरा वर्ग की सरकार थी, तो 6,000 रुपए सम्मान निधि आप ले आते। ठीक है 6,000 ढोल की साहब, बजाय 10,000 नहीं ठीक है, अब आपको मौका मिला है, जनता ने आपको चुना है, तो बेहतर है जो सरकार रहे वो बेहतर करती रहे बस। ढोल साहब देखिए 38 किलोमीटर प्रति डे का जो इनका प्रोपागेंडा है ना, और कांग्रेस के समय में 11 किलोमीटर था। सबसे बड़ा झूठ और फर्जीवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी करती है डिबेट्स के अंदर वो ये है, इस सरकार ने जो है नेशनल हाईवे पॉलिसी के अंदर बदलाव करके रोड की प्रति लेन को जो है एक अलग रोड मानना प्रारंभ किया है, जिसके कारण से ये डाटा मिसकैलकुलेट करते। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से वर्तमान के अंदर यदि किया जाए 30 किलोमीटर प्रति डे यूपीए के समय पर भी बन रहा था इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। और यदि इस कैलकुलेशन को चेंज करके यूपीए के टाइम से करेंगे तो 8 किलोमीटर के आसपास प्रति डे आता है। प्रोपेगेंडा करने में माहिर पार्टी है ये, इसके अलावा कुछ है नहीं इनके पास में फर्जीवाड़ा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा बड़ी मैन पावर लगती थी तो यूपीए के टाइम में भी तो लगती थी, उस समय इतना कर्जा क्यों नहीं था, जबकि हम बिल्कुल लगभग बराबर रोड बनाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन की बात कही है, कहाँ है बुलेट ट्रेन? इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही थी, मैं तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रही कहाँ आती हुई, कितने लाख करोड़ का उसके ऊपर प्रावधान। रुकिए प्लीज, प्रोपेगेंडा करने से पहले आपने 6,000 रुपए किसान निधि की बात की, वो प्रति ईयर है, प्रति वर्ष है, वो प्रति मंथ नहीं है, वो नहीं है। किसान, मैंने आपसे एक बात की थी, किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं, जबकि मोदी जी ने 2011 में स्वयं उसके बारे में कहा था, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? झूठ और प्रोपेगेंडा के अलावा इस सरकार को कुछ नहीं आता। यही कारण है शेयर बाजार गिरा है। नहीं तो हमेशा ऐतिहासिक तौर पे देखा गया है कि जब भी बजट आता है शेयर बाजार के अंदर एक उत्साह आता है। आज के दिन में बीएसई और एनएसई दोनों घटे, क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेसमैनों का इसमें नहीं। तो ढोल साहब, इसका मतलब इसके पहले जो बजट आए, अगर उसमें शेयर बाजार ऊपर गया तो वो बजट अच्छा रहा, कम से कम वो तो अप्रिशिएट करेंगे आप। आज गिर गया, लेकिन इसके पहले तो बाजार अगर ऊपर रहा तो मानेंगे कि वो अच्छा था। आप ये बताएं कि क्या मेरा फैक्ट सही है या गलत है कि यूपीए के टाइम में समय में महंगाई दर 13.5 पर पहुंच गई थी। सही नहीं है कि देखिए ये जो प्रोपेगेंडा है ना, बहुत गंभीर आपत्ति है। 5.66% है और आप बात करते हैं प्रोपेगेंडा से बहुत ज्यादा गंभीर आपत्ति है। ये एक्चुअल बेनिफिट नहीं है। आप एक्चुअल बेनिफिट की बात करिए। और आपने रोड की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कितना बढ़ाने का काम किया बताइए। द्वारका एक्सप्रेस वे पे सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कितने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर रोड के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट दिखाया है, जबकि कैबिनेट कमेटी ने उसको 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर अप्रूव किया हुआ था। कहाँ है वो घोटाले का पैसा? आप बताइए वो पैसा कौन खा करके गया है? तो ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला डील में कर रखा है, वो कहाँ है? वो पैसा फर्जी प्रोपेगेंडा। कांग्रेस के समय में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये जो फर्जी प्रोपेगेंडा ये भाजपा करती है, उस प्रोपेगेंडा का हम विरोध करते हैं। वो पैसा किसके घर? ठीक है, चलिए नेहा जी, ढोल साहब का कहना है कि आप लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है, डाइनवाल जी कितनी पॉपुलेशन हरियाणा की? ठीक है, डाइनवाल जी, पॉपुलेशन 40 लाख बीपीएल कार्ड, इसका मतलब सारा हरियाणा अपने बिलो पॉवर्टी लाइन में डालने का काम किया। चलिए एक एक करके, अभी डाइनवाल जी। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर गरीबी रेखा से उबार दिया, कोई ये तो बताए कि उबार कैसे दिया आपने? अभी बात चल रही थी, मेट्रो की बात चल रही थी, हम ये सुनते आए थे। मैं रेवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूँ। रेवाड़ी जिले में ये सुनने को मिला था कि हमारे यहाँ पर मेट्रो आएगी। पिछले 10 साल में एक सिंगल पिलर तक नहीं गाड़ पाए जो लोग, और वो कहते हैं कि हम मेट्रो ले आए। मैंने स्मार्ट सिटी में केवल एक सिटी का नाम पूछा था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को आवास योजना के तहत मकान दे दिए। कोई आदमी आज तक ये कहता हुआ नहीं मिला कि भाई मेरे को मकान मिले हैं। एक इंटरिम बजट की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर मनेठी में एक एम्स का निर्माण होना था। 2019 में इंटरिम बजट में 1209 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान किया था, बजट पास किया था उसका।
और आज 24 आ गई, आज तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ। ये इस प्रकार के ये झूठे जुमलों में जनता को फंसाने का प्रयास करते हैं। ये किसानों से आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, लेकिन इनसे कोई पूछे तो सही, किसान तो आज भी ट्राई कर रहा है, किसान तो आज भी रो रहे हैं, उनकी आय दुगनी क्यों नहीं की? वो एमएसपी की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। एक मिनट, जब बात मेरी आई थी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं ठीक है नेहा जी, नोट डाउन कर लीजिए, जवाब दीजिएगा अपने समय में। हाँ, आप उसके इनसे जवाब दे दीजिए। एक बार बात आती है कि ये महंगाई को कंट्रोल करने की बात करती, आज तक इनकी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया टूट रहा है। और एक बात ये जो बार बार कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल गैस का जो दाम बढ़ रहा था, ये कह रहे थे कि हमने मार्केट के हवाले कर दिए। आप एक चीज सोच के देखिए, क्या मार्केट में इतने दिन से क्रूड ऑयल का रेट जो डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि कंपनियों ने आज भी तेल का रेट नहीं घटाया? जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाता है तो वो बढ़ा देते हैं, लेकिन घटता है तो वो घटाते क्यों नहीं है? इसका खामियाजा ये बार बार यही कह देते हैं कि तेल कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डाउन करने का प्रयास करते हैं, क्रूड ऑयल डाउन आ जाता है, लेकिन सरकार कंपनियों को कुछ कहते ही नहीं है और कहते हैं कि तेल कंपनियां अपने आप खुद लाइबल है इस चीज के लिए, वो अप और डाउन करेंगे, मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है रेट। लेकिन जनता को किसी प्रकार से सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। जनता को आज सरकार ने एक चीज सोची है कि जनता को जितना निचोड़ा जाए निचोड़ दो, उनको इतना निचोड़ दो कि वो कुछ कहने के लायक ही नहीं। तो ठीक है ना डहीनवाल जी, अगर ये जनता के लिए बेहतरी के लिए नहीं करेंगे तो ठीक है, चुनाव तो अब सर पर ही है, देखते हैं जनता इस पर क्या रिएक्ट करती है। जनता तो ये सोच जनता ही तो इसका जो सही रिएक्शन है वो तो जनता ही देगी। ठीक है अजय जी, ठीक है, कमाल यही है ना कि भाई एक तो चुनाव सर पर है, फिर भी कुछ लोग लुभावन बात नहीं है। अजय जी, ये जो आंकड़े हम लोग देखते हैं कि भाई हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम 10वीं से 5वीं पर आ गए, फिर हम 4थी पर और हम 3री पर भी पहुंच जाएंगे, विकसित भारत की बात, ये सारा एक तरीके का प्रोपोगेंडा है। इन सारे आंकड़ों में नहीं जाना है, जो मूल चीजें उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। नहीं, प्रोपोगंडा अगर ये होता तो ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, ये थर्ड इकोनॉमी, ये तो वर्ल्ड बैंक के डाटा आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा हैं। आज हम अगर इस बीच में बरगलाना स्टार्ट करते हैं कि ये इंटरनेशनल अभी कल की ही बात है, परसों की बात है, जब IMF ने GDP फर्स्ट रिलीज किया है कि वैश्विक स्टेज पर 3.1% रहने की है उम्मीद 2025 और 26 में, भारत की 6.5% GDP है। तो ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। मैं नहीं मानता हूँ एज ए प्रोफेशनल की इसमें कोई हेरा फेरी कोई कर सकता है। और आज हम शेयर मार्केट की भी बात करें, जनरली शेयर मार्केट मैंने देखा है बजट वाले दिन आज तो वो 22,000 के आसपास है, तो जाकर के 25 पॉइंट डाउन हुआ है, और बजट वाले दिन अदरवाइज 400, 500, 1000 पॉइंट तक का स्विंग आता है। तो बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बजट में, क्योंकि ये बजट है ही नहीं, ये है वोट ऑन अकाउंट, तो इस बजट में बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं आएंगी, तो इसलिए मार्केट में नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑन दिस। बाकी बजट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मैं शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रोविजन है, भाई साहब ने बात की है, दल साहब ने, तो मैं बता दूँ कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर्स काफ़ी चढ़े हैं। उसका रीजन क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अभी हमारे आप देखेंगे कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पहले 18-20 होती थी, अब फर्दर उसको कंसोलिडेट करके, बिकॉज जो छोटी छोटी बैंकें हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भी कॉम्पीट कर रही हैं और बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक से वो कंपटीशन नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए जब इसका ही फिजिकल कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा तो उससे भी एक कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है फाइनेंशियल मार्केट में। तो आज पब्लिक सेक्टर के शेयर, लेकिन अजय जी, चूंकि आपने जो बात कही कि भाई अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो वो तो हर गवर्नमेंट में बनता रहा, तो एम्प्लॉयमेंट तो हर गवर्नमेंट में अगर हम जोड़ें तो फिर तो बेरोजगारी का कोई एक इशू होना ही नहीं चाहिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखें। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में, मैं एक जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, इटावा से बिलोंग करता हूँ, आपको बता दूँ, पहले रेलवे के प्रोजेक्ट अनाउंस होते थे, 20-20 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते थे। इटावा से एक मैनपुरी की एक रेलवे लाइन है जो कि 25 साल में कंप्लीट हुई है, 50 किलोमीटर का वो रास्ता था। आज हम जब रेलवे लाइन की बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर के और मेरठ तक 70 किलोमीटर का रास्ता है वो 4 साल में, बिकॉज आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फास्ट कर रही है, तो कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करें इसके लिए, अभी एक जिक्र आया बुलेट ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए हमने पढ़ा हुआ अभी रिसेंटली कि वो जो लैंड एक्विजिशन थी वो 100% कंप्लीट हो गई है और लगभग 60% स्पेस पर वो जो स्पैन होता है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, मैंने क्या बताया, पहले 50 किलोमीटर 25 साल में नहीं बनता था रेलवे में, आज वो बुलेट ट्रेन जो है 600-650 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन 6 साल का उसका टारगेट है। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है वो जापानीज के हाथ में है और मेरे को विश्वास है जापानीज प्रोजेक्ट कभी लेट नहीं होंगे।
ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। आयुष जी, बिल्कुल, मैं अजय जी की बात में कुछ ऐड ऑन करूंगी। केवल महाराष्ट्र में जो जमीन अधिग्रहण का जो मामला था उसमें थोड़ी सा डिले जो है, बाकी जो है लगभग 1248 जो किलोमीटर का हेक्टेयर जमीन का जो होना था अधिग्रहण वो हो चुका है। टोटल जो होना था वो 1396 हेक्टेयर जमीन जो है वो अधिग्रहण होनी थी। केवल कुछ 100-150 के किलोमीटर के आसपास का रह गया है मामला, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो है 353 किलोमीटर के सिविल वर्क्स जो है वो इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, बनने शुरू हो चुके हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं देखिए कुछ एड ऑन करना चाहूंगी आयुष जी, कि उनको हमसे बड़ी शिकायत है। हम उजालों की बात करते हैं, जिनका व्यापार हो अंधेरों का वो चिरागों से बहुत डरते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी विपक्ष वालों को कि उन्होंने ना तो ये देखा कि रिकॉर्ड स्तर पर जो FII और FDI का निवेश है वो आज भारत में बढ़ा है। दूसरी बात, FDI के मामले में आज भारत चीन से आगे निकल चुका है, ये इन्हें नहीं दिखेगा। चीन में बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, लेकिन आज वो चीन से हटाकर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रहे हैं, ये विपक्ष को नहीं दिखेगा। कोरोना काल में 220 करोड़ वैक्सीनेशन लगाए गए, मुफ्त राशन दिया गया, ये जो है वो विपक्ष को नहीं दिखेगा, लेकिन इनको हिसाब चाहिए कि कर्ज कहां पर गया। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आज भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस लेवल पर पहुंचा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को लोन देने के कगार पर पहुंच चुका है। 2018-19 में हमने 7,267 करोड़ रुपए जो है अमेरिकन डॉलर्स में ये उनको लोन दिया पड़ोसी मुल्कों को। 2019 और 20 में ये राशि पहुंच गई 9,059 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। आज भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लेवल पहुंच चुका है। दूसरी बात, हमने इस बजट में 1 करोड़ सोलर यूजर्स को मुफ्त बिजली की बात कही। हमने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की बात की और उसको कर मुक्त किया, क्योंकि भारत में आप भी जानते हैं कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का देश है, यहाँ धार्मिक और लेकिन नेहा जी, ये तो भविष्य की बात है ना। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि इसके पहले के बजट में जो आप लोगों ने घोषणाएं की, जैसे कि डहीनवाल जी बार बार कह रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी की बात तो आपने 14 में कही थी, एक भी आप नहीं बताते हैं कि आपने कहां पे बनाया। बड़े प्रोजेक्ट जो आपके थे, जो बुलेट ट्रेन थी 2014 की बात थी, आज तक धरातल पर नहीं है। तो इसलिए उनका सवाल ये है कि जो घोषणाएं आप लोग कर भी रहे हैं वो इंप्लीमेंट हो पाएंगी, इस पर लोगों को एतराज है कि वो कैसे करेंगे आप? जी, जो चीजें इंप्लीमेंट हो गई है हम तो वो बात कर रहे हैं। हम देश में आज मीडिया के सामने बैठ के मानते हैं कि आपने जो 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी वो एक जुमला था। मैं 1209 करोड़ रुपए लास्ट 2019 में आपने इंटरिम बजट पेश किया था, जो एम्स मनेठी के लिए आपने उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। क्या आप ये मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं था? इन्हीं चीजों के बारे में तो आपसे जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, डहीनवाल जी जवाब लेते हैं। नेहा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये सब लोग पता नहीं कहां से डाटा उठाकर लाते हैं, इनकी खुद की कंपनियां डाटा बनाती हैं और फिर ये बात करते हैं। ये महंगाई का 1991 में ये महंगाई के डाटे को मानेंगे नहीं। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तब पूरे देश में जो महंगाई दर थी वो 13%। कौन सी मेरी बात को गलत बताया, पहले तो आप वो बता दीजिए। 10% गलत तो बताए, अगर हमने कोई गलत कही है तो आप हमें बता के जाइए, कम से कम दर्शक देख रहे हैं। समय के बाद भी महंगाई दर को 5.66 पर लाया है। चिदम्बरम साहब को छोड़िए, 2014 से 24 तक की बात कर लेते हैं। मैंने कौन सी गलत बात कही है जो आपने मेरे को कहा है कि आप डाटा कहां से लेके आते हैं? मैं 1209 का जिक्र कर रहा हूँ, 1210 भी नहीं कहा मैंने तो ये कहा है कि मेट्रो का एक कोई सिंगल पिलर आपने आगे बढ़ाया हो तो बता दीजिए। नहीं ठीक है, हरियाणा के अंदर बात आपकी ठीक है, लेकिन और बहुत सारे शहरों के अंदर मेट्रो तो शुरू भी तो हुई है ना डहीनवाल जी। हरियाणा के लिए बैठे हैं तो हरियाणा की नहीं, आपकी हरियाणा वाली बात सही है, लेकिन केंद्र सरकार की अगर आप बात करेंगे तो और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर और बहुत सारे शहरों में मेट्रो तो शुरू हुई है और ऑलरेडी प्रपोज्ड है बहुत जगहों पर जहां पे काम चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी में पूरी एक देश में एक बता दे, 10 साल में अगर एक स्मार्ट सिटी भी अगर नहीं बना पाए तो ये कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया है? पूरे देश में कोई एक बता सकते हैं, हरियाणा से बाहर आ जाओ। ये आपकी कमी है। हम वही बात करते हैं जो हमने काम किया है, हमने फर्जीवाड़ा कुछ नहीं किया है। ये आप बोलते हैं कि हमने बोला था, हमने किया नहीं, लेकिन हम रखते वही बात है जितने काम हमने किए हैं। जो काम हमारे 10 साल में अगर एक स्मार्ट सिटी भी अगर आप नहीं बना पाए पूरे देश में तो ये क्या हमारी कमी है? क्या विपक्ष ने आपका हाथ पकड़ रखा है? क्या विपक्ष ने आपके कलम पकड़ रखी है? वही
परसेंटेज वही नंबर कोट किया है जो काम हम कर चुके हैं। मैंने आज तक कोई भी अपने बयान में ये बात नहीं की जो काम हमने कहा हो और वो पूरा ना किया हो। ठीक है, लेकिन नेहा जी आप जो बात कह रही हैं, रविंद्र जी का इस पर ये कहना था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डाटा ला करके और एक तरीके का प्रोपोगंडा करते हैं, जो गुडी इमेज आप लोग दिखाते हैं ऐसा है नहीं। आम आदमी महंगाई से परेशान है, उसको जॉब नहीं है, गृहिणियां परेशान है कि भाई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सस्ता नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम आप लोग कम नहीं करते। लोग आम आदमी उससे परेशान है, भले ही आप लोग एक बड़ा बजट या बहुत दीर्घकालीन सोच करके पेश कर रहे हो, अभी तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा उनका कहना है। सो मच आयुष जी, आपने ये बात मुझसे की क्योंकि ये डाटा हम तब रखने लगे जब विपक्ष गलत सलत डाटा पेश करने लगा। उनके कॉन्ट्राडिक्शन में उनके सामने हमें जवाब देने के लिए ये डाटा प्रस्तुत करना पड़ा। आने के बाद भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं घटाए, इस पर क्या कहेंगे? चाल शुरू हुई थी कि उनकी अपनी पर्सनल कंपनीज हैं जो सर्वे कर लाती हैं, उसका खंडन करने के लिए हमें सही डाटा प्रस्तुत करना पड़ा। ये डाटा का खेल जो है वो विपक्ष ने शुरू किया है, हमने शुरू नहीं किया। हम डाटा के खेल में नहीं घूमते थे कभी भी। जो झूठ गलत सलत डाटा, जो गलत नैरेटिव सेट करने के लिए विपक्ष ने जो खेल शुरू किया था उसका सही जवाब सिंगल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिंगल जी से खून ठीक है, नेहा जी मैं आता हूं एक सेकंड। डाटा की बात आई तो मैं एक डाटा शेयर करना चाहूंगा। मैंने अभी एक डाटा निकाला है, पिछले 25 साल का इन्फ्लेशन का डाटा है। मैं पिछले 25 साल तक नहीं जाऊंगा। 2009 में ये इन्फ्लेशन था भारत में 12.31%, 2010 में था 10.5%, 2011 में था 9.5%, 2012 में 10%, 2013 में 9.4%, 2014 में 5.8%, 2015 में 4.5%, और अभी जो 4.5-5% की रेंज में चल रहा है। और अभी जो इंक्रीज हुआ था, जो हाईएस्ट जो लास्ट 10 ईयर का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो 2023 का है, 2022 का है 6.6% पोस्ट कोविड। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहूंगा। आज जब से ये कोविड हुआ है 2020 से, उसके बाद आप देखेंगे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्फ्लेशन की वजह से चरमराई है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट 0.0% या 1% होता था, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 0% से लेकर 0.25% तक, आज वो 5% उससे 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहां का इन्फ्लेशन पिछले 40 साल के हाईएस्ट इन्फ्लेशन पर पहुंचा है। प्लस आज हम पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते, अपने पड़ोसी देशों की बात ही नहीं करते, वहां पर इन्फ्लेशन 30 से 40% है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आज हम भारत को कंपेयर करते हैं चाइना से या अमेरिका से या 5 और 6 विकसित कंट्री से करते हैं, तो वहाँ हर जगह, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या भारत हो, आज भारत का जो इन्फ्लेशन है वो अपने पास से बहुत कम है। और इसका ये एडवांटेज है कि हम आज जो हमने क्रूड की भी बात हुई है, एक क्रूड के लिए आप देखेंगे ये क्रूड का रेट है जो $60 से $70 पर बैरल चलता था, ये कहीं ना कहीं जाके $40 तक पहुंचा था ये, राइट। इससे स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन बढ़ना था, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो इम्पोर्टेड क्रूड पर है और हम भारत के पास अपना क्रूड का प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन सिंगल जी मुझे एक चीज बताइए, क्या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी को थोड़ा राहत के तौर पर फौरी तौर पर मिल जाए, कि मतलब कुछ चीजें सस्ती हो जाएं, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए या पेट्रोल डीजल पर, क्या इसकी गुंजाइश नहीं है बजट में सरकार के पास? देखिए, आज क्या है कि पहले क्या होता था कि हम सब्सिडीज डायरेक्ट सब्सिडीज देते थे, वो सब्सिडीज गरीब के पास भी जाती थी और सवर्ण के पास भी जाती थी। आज जो सब्सिडीज जो है वो डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू, उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये पॉलिटिकल एक इशू हो सकता है। तो आज उसके, तो हमें लगता है कि गैस सिलेंडर का प्राइस ज्यादा है और सब्सिडीज को हम नेट करेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कॉस्ट है उसमें एलपीजी आज भी सब्सिडाइज है। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास डाटा भी नहीं है और मैं इस पे ज्यादा डिस्कस कर भी नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है। ढोल साहब, आप जो कह रहे थे प्रोपोगंडा है, नेहा जी का कहना है कि भाई आप लोग जो डाटा लाते हैं इसलिए उनको ये डाटा रखना पड़ा, और इंटरनेशनल एजेंसीज के डाटा है उसको कैसे डिनाई करेंगे? ढोल साहब, डाटा तो बहुत ज्यादा डाटा तो हमारे पास में और भी है इनकी चीजों को काउंटर करने के लिए। जैसे कि आपका जो शेयर बाजार के अंदर जो रिटर्न होती थी 2000 कांग्रेस यूपीए सरकार की, एनडीए सरकार की, उस रिटर्न को कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कि शेयर बाजार के अंदर लोगों ने उस समय पर इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आता था और आज कितना आता है। वो पीछे शशि थरूर जी ने उसको शेयर भी किया था पर ईयर के हिसाब से। डाटा तो वो मैं भी निकाल दूं। मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअल बेनिफिट की, कितना स्मार्टली हमने बात की कि भाई यहाँ पर कीजिए क्रूड ऑयल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या ये एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है
यूपीए के टाइम में जो क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइस थे और आज के टाइम में जो क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस है उसमें कितना फर्क है, और उस समय के रेट में, तेल के रेट में, आज के रेट में कितना फर्क है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि जो उस समय पर 400 350 रुपए का सिलेंडर होता था आज 1000 से ऊपर हो गया है। उज्ज्वला योजना आप लेकर के आए एक फर्जी योजना में, उसको फर्जी योजना इसलिए कहूंगा कि वो योजना केवल मात्र एक, मैं ये कहता हूं कि भी एक गैस चूल्हे तक सीमित थी और एक फ्री का सिलेंडर होता था उसके अंदर, बाकी सभी चीजें जो है मार्केट रेट के ऊपर लेनी होती थी। तो इसी कारण से उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर है घर घर खाली पड़े हुए घूम रहे हैं, तो वो फर्जी योजना मुझे लगता है कि पैसे खाने और खिलाने के लिए कहीं ना कहीं बनाने का काम किया होगा, वरना गरीबों के लिए आप लेकर के आते तो उसको लेकर के आते। अब बताइए कि बीपीएल की बात, बिलो पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि 40 लाख कार्ड बीपीएल के हरियाणा के अंदर है, ये मुझे बताने का काम करें कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, कितने कार्ड है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हरियाणा सरकार ने कथित तौर पे, क्योंकि इनके ऑफिशियल प्रेस नोट में है, हरियाणा के सभी परिवारों के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनाया है। क्या ये सही है? इनके जो डाटा है, जो फर्जी डाटा है, उनके ऊपर आप रिलाय मत करिए, पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से इनका डाटा फर्जी होता है इस सरकार का। जैसे 38 किलोमीटर प्रतिदिन वाला इनका फर्जी डाटा था जिसको मैंने एक्सपोज करने का काम किया है, वो बिल्कुल क्लियर तौर पे आपने एक रोड के ही 3 पार्ट बना दिए। भाई डबल लेन 4 लेन रोड है, उसको आपने 4 रोड मान लिया, तो उसको आप रोड मान लीजिए ना। अरे आप 60 किलोमीटर बना दूंगा मैं उसको, सुनिए मेरी बात को, 4 लेन का रोड है, आप उसको 4 नहीं, आप उसको 8 रोड मानिए, और आप उसको 38 की जगह 72 किलोमीटर का प्रोपेगेंडा करिए। प्रोपेगेंडा सच्चाई में फर्क है। मैंने आपसे ये बात करी, जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है आप ले रहे हो लोगों से के द्वारा, आप ये बताइए कि फिर आप उसके लिए रोड की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात क्यों करते हैं, और उसके ऊपर ये क्यों कहते हैं कि हमको उसके लिए कर्जा लेना पड़ता है। ये प्रोपेगेंडा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे प्रोपेगेंडा से घिरी हुई सरकार है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। जनता ये बात भी सुन रही है ढोल साहब, जनता ये बात कि आपने लगातार 10 साल तक 38 किलोमीटर के नाम पे झूठ बोलने का काम किया है। जनता सुन रही है ये बात कि कांग्रेस के बारे में जो आपका झूठा प्रोपेगेंडा था वो आज यहाँ पर एक्सपोज हुआ पूरी तौर पर। ये बात देखिए, ये बात पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी, सुनिए, जीडीपी के 2 इंडेक्स होते हैं, एक पीपीपी का, एक दूसरा इंडेक्स होता है नॉमिनल। परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से 2014 के अंदर भी इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की। आप बार बार नॉमिनल इंडेक्स की बात करते हैं, नॉमिनल 10 से 5 पे गए, पीपीपी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आपने क्यों नहीं 3 से 2 उसको बनाने का काम किया? 2014 में भी पीपीपी के अंदर जीडीपी 3रे नंबर पे थी, आज भी 3रे नंबर पे है। आप बताइए कौन से विकास का झूठा प्रोपेगेंडा यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं? संभालने के बाद जो तेल बॉन्ड के 1000 करोड़ रुपए और उसका ब्याज जो चुकाया है वो आपको नहीं दिखेगा। आज जो तेल बॉन्ड के पैसे चुकाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़, प्रोपेगेंडा में मैं बस कर दूंगा यहाँ पर बैठ करके तेल बॉन्ड के पैसे चुकाने का। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है ये हम लोग जनता पे छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज एक तो बजट पेश हुआ, हालांकि ये पूर्णकालिक बजट नहीं था, अंतरिम बजट था, ये बात वित्त मंत्री ने भी कही, लेकिन अब देखना ये कि आज भी जो बजट पेश किया गया है इसका जो असर है वो चुनावों पर क्या होता है और जनता इसको किस नजरिए से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।